हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्ट स्टडी आकाश कुमार में। आज हम सब यानी इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के सेकंड बुक समष्टि अर्थशास्त्र के चैप्टर 3 को कवर करेंगे। याद रखिएगा, ये चैप्टर 3 का सब्जेक्टिव वीडियो है। याद रखिएगा, चैप्टर 2 का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव आपको प्रोवाइड किए जा चुके हैं। चैप्टर 3 के हम लोग सब्जेक्टिव को और इसके जस्ट तुरंत बाद नेक्स्ट डे आपको मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसके। तो याद रखिएगा, और काफ़ी वीवीआई है यहाँ से मुद्रा बैंकिंग आपके कंपटीशन एग्जाम में भी बार बार यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। तो जो बच्चे 12th के बाद जो कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और यहाँ पे आपको टॉपिक बता देते हैं, आप टॉपिक को जान के भी आप लोग यहाँ पे वीडियो को अच्छी तरह से समझ सकते हैं इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहले आज हमने नए तरीके से लेकर आया हूँ ये टॉपिक। पहले आपको बता दें कि इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, हम लोग किस किस टॉपिक की पढ़ाई करेंगे और उसके बारे में जानेंगे क्या क्या होता है। हम लोग पहले इसमें तो मुद्रा के बारे में पढ़ेंगे, यानी मुद्रा होती क्या है, वस्तु विनिमय के बारे में पढ़ेंगे, उसके जो शर्तें होती है उसको हम लोग कवर करेंगे। मुद्रा का उद्भव कहाँ से हुआ उसको जानेंगे, और मुद्रा को अर्थशास्त्रियों ने अपने अनुसार उसे किस किस रूप में व्यक्त किया है उसके वर्गीकरण को कवर करेंगे, उसके दोष को कवर करेंगे। और भारत में जो मुद्रा पूर्ति की गई थी वो M1 M2 M3 M4 ये होता क्या है, क्योंकि M3 M1 M2 M3 बार बार एग्जाम में ये देखने को मिला है कि M1 होता क्या है। बच्चे अगर नहीं पढ़ते हैं तो समझ ही नहीं पाते कि M1 क्या है। तो यहाँ पे मनी से लेकर के मुद्रा से लेकर रिलेटेड प्रश्न होंगे जो आपको एग्जाम में कवर करने को मिलेगा। साथ ही साथ व्यापारिक बैंकों के बारे में भी हम लोग करेंगे, ये कौन कौन सा बैंक होते हैं। और साथ ही साथ केंद्रीय बैंक के बारे में हम कवर करेंगे, केंद्रीय बैंक के बारे में, केंद्रीय बैंक के कार्य क्या होते हैं, बैंक रेट सबसे इंपॉर्टेंट, बैंक रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, SLR क्या होता है, CLR क्या होता है, ये CRR क्या होता है। ये सारी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। RBI के बारे में भी जानेंगे हम लोग, और CRR और SLR में अंतर क्या होती है, महंगाई किसे कहते हैं, या मुद्रास्फीति किसे कहा जाता है, मुद्रा अस्फीति किसे कहा जाता है। ये सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा होगा, लेकिन वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, और इसको एक ही वीडियो में मैं कवर करने की कोशिश किया हूं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो आते हैं सबसे पहले मुद्रा के बारे में। यहाँ पे जानते हैं मुद्रा किसे कहा जाता है, किसे कहते हैं। तो जानते हैं मुद्रा से अभिप्राय है कोई भी वह वस्तु है, याद रखिएगा, कोई भी वह वस्तु है जो समान रूप से विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज यानी बदलना, एक्सचेंज के माध्यम मूल्य के माप, धन के संचय, ऋण के भुगतान के रूप में स्वीकार की जाती है। यानी मुद्रा उसे कहा जाता है जिसको हम एक्सचेंज करते हैं, उस माध्यम से, किसके, मूल्य के माप के माध्यम से उसे एक्सचेंज करेंगे, धन के लिए उसे एक्सचेंज करेंगे, ऋण के भुगतान के लिए उसे जब एक्सचेंज करते हैं, इसी को मुद्रा कहा जाता है। मुद्रा की कोई भी ऐसी परिभाषा अभी तक नहीं बनी है जो सर्वमान्य है, यानी अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा के बारे में अपनी अलग अलग परिभाषा दी है, और उस सभी अर्थशास्त्रियों के बारे में यहाँ पे कुछ के नाम जो दिए गए हैं उनके बारे में हम लोग कवर करेंगे। विभिन्न अर्थशास्त्रियों मुद्रा के अलग अलग परिभाषा दी है। याद रखिएगा, मुद्रा का कोई भी अभी तक सर्वमान्य जो एक्सप्लेन है या सर्वमान्य जो उसका डेफिनेशन है वो अभी तक नहीं हुआ है। अलग अलग अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग मुद्रा के बारे में बताया है। तो यहाँ पे जान लेते हैं कुछ लोगों के बारे में, उन्होंने मुद्रा के बारे में क्या कहा। तो प्रोफेसर जॉनसन, सबसे पहली बात है प्रोफेसर जॉनसन ने, देखते हैं कि अपनी पुस्तक एस्से ऑन मॉनेटरी, याद रखिएगा इनकी पुस्तक है एस्से ऑन मॉनेटरी इकोनॉमिक्स में, मुद्रा को 4 अलग अलग भागों में परिभाषित किया। इन्होंने मुद्रा को 4 अलग अलग भागों में बांटा है। यहाँ पे कुछ और जान लेते हैं। एक है वस्तु विनिमय यानी बार्टर सिस्टम, मुद्रा को बार्टर सिस्टम के रूप में भी बांटा गया है। बार्टर सिस्टम हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। वस्तु विनिमय, जब किसी एक वस्तु या सेवा के बदले दूसरी वस्तु या सेवा का लेन देन होता है तो उसे वस्तु विनिमय कहते हैं। यानी पहले हम लोग आज से 10 साल 20 साल पहले अगर जाएं तो गांव में क्या होता था कि जब हम किसी मार्केट में किसी दुकान में जाते थे तो अनाज लेकर जाते थे। हमारे पास पैसा नहीं होता था तो अनाज के बदले हम लोग अनाज लेते थे, अनाज के बदले हम लोग सब्जियों को लेते थे। हम उसे अनाज देते थे, वो हमें सब्जी देते थे या दूसरे अनाज देते थे। तो इसे हम लोग बोलते हैं वस्तु विनिमय यानी बार्टर सिस्टम करते हैं, यानी वस्तु के बदले वस्तु, सेवा के बदले सेवा, इसी को कहा जाता है वस्तु विनिमय कहते हैं। चावल के बदले चीनी लेना, चावल देते थे, चीनी लेते थे।
क्योंकि गांव वगैरह में जो खेती होती है चावल गेहूं की, तो चावल गेहूं देते थे और दुकानदार से हम लोग चीनी लेते थे। इसी को हम लोग बोलते हैं वस्तु विनिमय या बार्टर सिस्टम, इसे हम लोग कहते हैं। याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब है वस्तु विनिमय प्रणाली के शर्तें क्या क्या। इसकी कुछ शर्तें हैं। तो आवश्यकता का सीमित होना, जाहिर सी बात है कि इसमें क्या होगा, जो आवश्यकताएं होगी वो सीमित होगी। सीमित विनिमय क्षेत्र होगा, यानी विनिमय यानी एक्सचेंज का जो क्षेत्र होगा वो भी सीमित होगा। आर्थिक रूप से पिछड़ा समाज, ये जो शर्तें हैं ये वस्तु विनिमय किसके लिए है, जो आर्थिक रूप से पिछड़े समाज है उसके लिए ज़्यादातर था। मुद्रा का उनके पास अभाव की कमी होती थी, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होता था, और यातायात साधनों का अभाव, यानी उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे तो यातायात साधनों का इस्तेमाल कर सकें। तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली की आवश्यकता शर्तें थी। याद रखिए, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपसे शर्तें। नेक्स्ट है वस्तु विनिमय के लाभ क्या थे। इससे लाभ क्या होता था, लाभ के बारे में जानते हैं। तो सरल प्रणाली थी, आसानी से दुकान में जाइए, ना पैसा नहीं है, अनाज दिया, अनाज के बदले अनाज ले लिए। तो पहला लाभ हो गया कि सरल प्रणाली था, एक सिंपल तरीका था। आपको उसके लिए किसी से ये नहीं कि हमें पैसा दे दो और हम जाकर दुकान में सामान खरीदेंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आपसी सहयोग में वृद्धि होता था, जाहिर सी बात है एक दूसरे की लोग मदद भी कर लेते थे इस अनुसार। साथ ही साथ आर्थिक असमानताएं नहीं होती थी, ये नहीं भेदभाव किया जाता था, वो गरीब है अमीर है, ऐसा भेदभाव देखने को नहीं मिलता था। ये सब लाभ थी। आर्थिक उच्चावचन स्फीति और अपस्फीति के दोषों से मुक्त था, यानी इसमें महंगाई और कमी के बारे में, यानी कोई सी संस्था है कोई चीज़ महंगा, इसमें उतना भेदभाव नहीं था। सरल विदेशी व्यापार, ये हमारा जो विदेशी व्यापार था उससे ये ज़्यादा अच्छा सरल विदेशी व्यापार संभव भी आसानी से था ये। नेक्स्ट है वस्तु विनिमय की कठिनाइयाँ क्या होती थी। अब ऊपर तो हमने लाभ पढ़ लें कि अच्छी अच्छी लाभें पढ़ लें, लेकिन कुछ कठिनाइयाँ भी, जहाँ लाभ होती है वहाँ कुछ कठिनाइयाँ भी देखने को मिलता है। तो कठिनाइयाँ क्या क्या उत्पन्न हुई थी देखते हैं। दोहरे संयोग का अभाव हो जाता था। दोहरे संयोग यानी मतलब दोहरे संयोग का मतलब होता था कि दें कि ना दें, हमें दोनों चीज़ की आवश्यकता है और एक के बदले हमको दूसरा चाहिए, तो दोहरे संयोग की अभाव हो जाता था। क्रय शक्ति संचय में कठिनाई होती थी, क्रय करने में कठिनाइयाँ देखने को मिलता था। सर्वमान्य मूल्य मापक का अभाव होता था। वस्तु विभाजन में कठिनाइयाँ होती थी, वस्तु को किस तरह से विभाजित किया गया, हमने कितना दुकानदार को दिया, दुकानदार हमें कितना दिया, ये सब थोड़ा सा कठिनाइयाँ देखने को मिलता था। मूल हस्तांतरण का अभाव होता था और भावी भुगतान का भी अभाव होता था। तो ये आपसे कठिनाइयाँ एग्जाम में पूछी जा सकता है कि वस्तु विनिमय की कठिनाइयाँ क्या क्या है, लिखें। मुद्रा का उद्भव, देखिए मुद्रा का उद्भव के बारे में तो बताया क्या गया है। मुद्रा के उद्भव के बारे में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो वस्तु मुद्रा यानी वस्तु के बदले वस्तु, मुद्रा का उद्भव शुरुआत में वस्तु के बदले वस्तु दिया जाता था, तो इसको हम लोग वस्तु मुद्रा कहते हैं। धातु मुद्रा, तांबा लोहा कांसा सोना, इस रूप से अगर हम लोग किसी चीज़ को खरीदते थे इसको देकर, तो इसे हम लोग धातु मुद्रा कहा जाता है। पत्र मुद्रा, पेपर मुद्रा, जो पेपर वाला जो मुद्रा होता है उसे हम लोग पत्र मुद्रा कहते हैं। और साख मुद्रा, चेक हुंडी बिल के थ्रू जब हम पैसे को पेमेंट करते हैं तो इसे हम लोग साख मुद्रा कहते हैं। ये सब मुद्रा का उद्भव हुआ है, याद रखिएगा। मुद्रा के ये सब क्या है, उद्भव हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार हम लोग जानेंगे मुद्रा को उन्होंने अपने रूप में क्या क्या बोला है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कॉलबोर्न, याद रखिएगा। कॉलबोर्न के अनुसार उन्होंने मुद्रा को क्या कहा है, तो मुद्रा का वह रूप जो मूल्य मापक और भुगतान का साधन है। उन्होंने बताया है कि मुद्रा वह है जो मूल्य का क्या करे, माप करे और भुगतान का साधन बने मुद्रा, उसी को मुद्रा कहा जाता है। यानी वैसी कोई भी चीज़ जो किसी के मापक के लिए हो और किसी के भुगतान का साधन बने, उसी को हम लोग बोल सकते हैं मुद्रा। ये कॉलबोर्न ने कहा था। हार्टले विदर्स, याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे और सब्जेक्टिव में भी। हार्टले विदर्स ने मुद्रा को क्या कहा, तो जो मुद्रा का कार्य करे, यानी इन्होंने सिंपल तरीका कहा है, वे सभी चीज़ें जो मुद्रा का जो मेन काम होता है वो करे, उसी को हम लोग मुद्रा कहेंगे। तो इन्होंने ज़्यादा कुछ इसके बारे में नहीं बोला। थॉमस के अनुसार, थॉमस ने क्या कहा, तो थॉमस ने बोला कि मुद्रा किसी आर्थिक लक्ष्य की प्राप्ति का साधन है, यानी हमारी जो इकोनॉमिक्स कंडीशन है उसका लक्ष्य की प्राप्ति है मुद्रा। अगर हमारे पास मुद्रा है तो हम एक लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं, और जो दूसरों की वस्तु और सेवाओं की प्राप्त करने के लिए दी जाती है। और जब हमारे पास पैसा आ जाएगा तो हम दूसरी वस्तु आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। किसने कहा, थॉमस ने कहा। नैप ने क्या बोला कि नैप कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाए उसी को हम लोग मुद्रा कहते हैं। ऊपर में हमने क्या पढ़ा था, मुद्रा का कोई भी एक सीमित डिफिनीशन नहीं है,
जिसे सर्वमान्य हुआ। सभी अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा को अलग अलग भाग में बोला है। तो नैप क्या बोलते हैं कि अगर राज्य बोल देगा कि ये मुद्रा है, उसे हम लोग क्या बोल देंगे, मुद्रा। जैसे भारत सरकार बोल देगा कि ये 1 रुपया का सिक्का है, इसे 1 रुपया वैल्यू होना चाहिए, 1 वैल्यू होना चाहिए, वो क्या हो गया, मुद्रा हो गया। कोल के अनुसार बताया गया है, कोल ने मुद्रा को क्या कहा है, तो मुद्रा केवल क्रय शक्ति है, यानी जिससे मुद्रा वही है जिससे हम कोई वस्तु क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। अर्थात ऐसी वस्तु जिससे दूसरी वस्तुएं खरीदी जा सकती है, उसी को हम लोग मुद्रा कह सकते हैं। किसने कहा, कोल ने कहा। किन्स ने कहा क्या, याद रखिएगा, किन्स ने क्या कहा, तो मुद्रा हुआ है जिसको देकर ऋण प्रसंविदाओं तथा कीमत प्रसंविदाओं का भुगतान किया जाता है। मतलब कि सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं, किन्स ने कहा कि मुद्रा हुआ है जिससे हम अपने कर्ज को चुका सकते हैं। हमने किसी से उधार लिया है कुछ भी, और हम उसे जो दे देंगे उस कर्ज के रूप में, वही हमारा क्या हो जाएगा, मुद्रा कहलाएगा। नेक्स्ट है, मार्शल ने क्या कहा, तो मार्शल के अनुसार बताया क्या गया है कि मुद्रा वे सभी वस्तुएं सम्मिलित है जो किसी विशेष समय अथवा स्थान पर बिना किसी प्रकार के संदेह अथवा विशेष जांच के वस्तुएं तथा सेवाओं को खरीदने तथा व्यय करने के साधन के रूप में स्वीकार कहा जाएगा। मार्शल ने सबसे अच्छा कहा कि मुद्रा उसी को कहा जाएगा जो किसी भी समय, कहीं भी, किसी भी व्यवस्था में, किसी बिना जांच के हम वस्तु और सेवाओं को उससे खरीद सकते हैं, उसे व्यय कर सकते हैं, उसे स्वीकारा जा सकता है, उसी को हम लोग मुद्रा कहेंगे। रॉबर्टसन ने क्या कहा था, तो रॉबर्टसन ने कहा है कि मुद्रा वह वस्तु है जिसे वस्तुओं के मूल्य भुगतान करने, यानी मुद्रा भी एक तरह का क्या है, वस्तु है, और वस्तुओं को मूल्य के भुगतान करने अथवा अन्य व्यावसायिक दायित्व को निपटाने के लिए विस्तृत रूप से जो स्वीकारा जाता है, उसी को हम लोग मुद्रा कहते हैं। तो रॉबर्टसन ने भी बहुत अच्छी बातें कहा है कि भुगतान के रूप में, व्यवसाय के दायित्व को निपटाने के रूप में जिस चीज़ का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसे हम लोग मुद्रा कहते हैं। तो काफ़ी लोगों ने, काफ़ी जो हमारे अर्थशास्त्रियों ने, उन्होंने मुद्रा के बारे में अलग अलग इसीलिए बोला गया है कि मुद्रा का कोई संभव एक डेफिनेशन नहीं हो सकता। आप किसी भी डेफिनेशन को याद रख सकते हैं और एग्जाम में लिख सकते हैं मुद्रा क्या है। अब यहाँ पे मुद्रा के कार्य हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, उनके क्या क्या कार्य हैं। तो यहाँ पे हम लोग 3 कार्य पढ़ेंगे। पहला है प्राथमिक कार्य, और प्राथमिक कार्य के बारे में जानते हैं तो कहा इसके अंतर्गत मुद्रा के उन कार्यों को सम्मिलित किया जाता है जो मुद्रा द्वारा प्रत्येक देश में संपादित किए जाते हैं। इसलिए इन कार्यों को मौलिक या आवश्यकता शर्त भी कहा जाता है। याद रखिएगा, देश के अनुसार जो मौलिक और आवश्यकता के कार्य के, आवश्यक कार्य को किया जाता है, संपादित किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं मुद्रा के प्राथमिक कार्य। इसके 2 रूप होते हैं, विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक। दूसरा होता है गौण या सहायक मुद्रा। याद रखिए, एग्जाम में गौण मुद्रा भी, गौण कार्य भी बोल सकता है या सहायक कार्य। नाम ही से पता चल रहा है, सहायक का मतलब क्या होता है, मदद करने वाला। तो इसके अंतर्गत मुद्रा के, याद रखिएगा, इसके अंतर्गत बताया गया मुद्रा के प्राथमिक कार्य की सहायता, यानी जो ऊपर में जो प्राथमिक कार्य दिए गए हैं उसकी जो सहायता करेगा, उसी को सहायक कार्य या गौण कार्य कहेंगे। इसमें स्थगित भुगतान का मान होता है और मूल्य का हस्तांतरण होता है। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे आकस्मिक कार्य। याद रखिए, एग्जाम में आपसे सब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है या ऑब्जेक्टिव में कि आकस्मिक कार्य के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो इसके अंतर्गत आता है, क्या क्या आता है, तो साख का आधार आता है, सामाजिक आय का वितरण का आधार आता है, अधिकतम संतुष्टि इससे होती है, और उत्पादन का आधार भी यही है, पूंजी की तरलता भी यही है, और निर्णय का वाहक भी यही है, आकस्मिक कार्य। याद रखिएगा, ये कार्य को हम लोग को याद करना होगा। चौथा है स्थैतिक कार्य। याद रखिएगा, स्थैतिक कार्य है तो इसे निष्क्रिय कार्य अथवा तकनीकी कार्य भी कहा जाता है। स्थैतिक कार्य को हम लोग क्या बोल सकते हैं, तकनीकी कार्य तथा निष्क्रिय कार्य भी कहा जाता है, क्योंकि यह कार्य अर्थव्यवस्था को न तो प्रभावित करते हैं और न उसे कोई गति प्रदान करता है। इसी को स्थैतिक कार्य भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका गत्यात्मक। याद रखिएगा, डायनेमिक, गत्यात्मक कार्य। इसमें मुद्रा के आर्थिक गतिविधि सक्रिय होती है। याद रखिएगा, इससे प्रभावित भी होती है, इससे तेजी भी लाया जा सकता है, जैसे आय का स्तर, रोजगार का स्तर, कीमत का स्तर। इसे हम लोग गत्यात्मक यानी डायनेमिक कार्य भी कह सकते हैं।
प्रकृति के आधार पे मुद्रा के वर्गीकरण किया गया है। तो याद रखिए कि एग्जाम में पूछ सकता है कि प्रकृति के आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण किसने किया, तो किन्स ने किया। इसे दो भाग में बांटा मुद्रा को, कौन सा, तो वास्तविक मुद्रा और हिसाब मुद्रा। किन्स ने प्रकृति के आधार पर मुद्रा को दो भागों में बांटा। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है किन्स का अनुसार बताइए मुद्रा को कितने भागों में बांटा गया। अब हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक मुद्रा किसे कहते हैं। तो वास्तविक रूप से चलन में जो मुद्रा होती है और जो वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय यानी एक्सचेंज के माध्यम होती है उसी को वास्तविक मुद्रा कहते हैं। यानी जो चलन मुद्रा है जैसे कि रुपया, पैसा, जैसे कि नोट वगैरह, ये सब है जो वास्तविक में जो चलन है उसी को हम लोग वास्तविक मुद्रा कहते हैं। हिसाब वाला मुद्रा को हम लोग लेखे की मुद्रा भी कहते हैं, लिखावट के रूप में। यानी किन्स ने कहा हिसाब की मुद्रा वह है जिसे ऋण, कीमतों तथा समान क्रय शक्ति की व्याख्या की जाती है। यानी इसको हम लोग व्याख्या के रूप में इस्तेमाल करेंगे, उसी को हम लोग हिसाब की मुद्रा कहते हैं। एक होता है प्रमाणिक मुद्रा, याद रखिएगा प्रमाणिक मुद्रा किसे कहते हैं और प्रतीक मुद्रा किसे कहा जाता है, ये भी याद रखना होगा आपको। यह देश का प्रधान मुद्रा होता है। एग्जाम में पूछा जाता है देश का प्रधान मुद्रा को हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्रमाणिक मुद्रा कहते हैं। और इसी के द्वारा किसी भी देश के वस्तु और सेवाओं का मूल्य आंका जाता है, किसके द्वारा, प्रमाणिक मुद्रा के द्वारा। और इसका अंकित मूल्य वास्तविक मूल्य के क्या होगा, बराबर होगा। जो इस पे मूल्य छपा होगा, जैसे 1 रुपया सिक्का पे कितना छपा हुआ होता है, 1 छपा होता है, तो जो इसका अंकित मूल्य है उसका वास्तविक मूल्य भी वही होगा। इसी को हम लोग प्रमाणिक यानी प्रमाण किया हुआ, प्रूव किया हुआ, सरकार द्वारा इसे फिक्स किया हुआ है, इसी को हम लोग प्रमाणिक मुद्रा कहते हैं। यह शुद्ध का बना होता है, यह शुद्ध होता है, प्योर होता है। प्रतीक मुद्रा किसे कहते हैं, यह मुद्रा एक प्रमाणिक द्रव्य की सहायता से होता है तथा इसे समान सहायता मुद्रा कहा जाता है। यानी ये मुद्रा की सहायता का, इसका अंकित मूल्य वास्तविक मूल्य से अधिक होता है। जैसे कि हम लोग वो नहीं देखते हैं रजिस्ट्री वाला जिसपे मुद्रा छपा हुआ रहता है, लेकिन क्या उसका मूल्य उतना ही होता है, उसका मूल्य उससे ज़्यादा होता है। तो उस तरह के मुद्रा को हम लोग प्रतीक यानी छपे हुए रूप के हम लोग पढ़ते हैं, प्रतीक मुद्रा। मुद्रा के 3 दोष हैं, आर्थिक दोष, नैतिक दोष और सामाजिक दोष। बारी बारी से हम लोग यहाँ पे जानेंगे। पहले उससे पहले और भी कुछ जान लेते हैं। यहाँ पे मुद्रा पूर्ति में शामिल नहीं किया जाता। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मुद्रा पूर्ति में किसे हम लोग शामिल नहीं कर सकते हैं, तो सरकार के पास जो रखा हुआ स्टॉक है उसे हम लोग मुद्रा पूर्ति में शामिल नहीं कर सकते हैं। दूसरा है देश के बैंकिंग तंत्र के पास जो रखा हुआ मुद्रा स्टॉक है उसे भी हम लोग मुद्रा पूर्ति में शामिल नहीं कर सकते। याद रखिएगा केवल शुद्ध मांग जमाओं को ही हम लोग मुद्रा में सम्मिलित करते हैं। याद रखिएगा शुद्ध मांग जमाओं को, जो शुद्ध पैसे होंगे उसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, मुद्रा में, मुद्रा पूर्ति में शामिल कर सकते हैं। भारत में मुद्रा पूर्ति के माप, अब यहाँ पे कौन कौन से माप है, तो ऊपर में हम लोग पढ़े थे M1, M2, M3, M4, ये सभी रूप को हम लोग यहाँ पे जानेंगे। मुद्रा के पूर्ति के माप क्या है, तो मुद्रा पूर्ति के 4 माप हैं। कौन कौन, M1, M2, M3। अब M1 किसे कहते हैं, कंफ्यूजन है। M1 बच्चे किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा जनता द्वारा रखी गई चलन एवं सिक्कों की मात्रा, यानी जनता के पास जो पैसे रखे गए हैं, साथ ही साथ व्यापारिक बैंक के पास जो रखा गया है जनता की मांग जमाएं, और रिजर्व बैंक के पास जो पैसे रखे गए हैं उसी को हम लोग M1 कहेंगे। M2 किसे कहा जाएगा, तो M1 यानी ऊपर में जो जितने भी चीजें जनता के द्वारा रखा गया, सिक्कों के मात्रा, व्यापारिक बैंक के पास रखी गई जनता की मांग, रिजर्व बैंक के पास जो जमाए रखी गया, प्लस डाकघर में हम लोग देखते हैं डाकघर में भी पैसे जमा होते हैं, पोस्ट ऑफिस में भी पैसे जमा होते हैं, उन सभी को M2 कहते हैं। M3 किसे कहा जाता है, तो इसमें भी M1 आ जाएगा, और इसमें बैंकों के पास जो शुद्ध सावधि जमाए हैं उसको अगर दोनों को सम्मिलित किया जाए तो M3 हो जाएंगे, इसमें डाकघर नहीं शामिल होगा। M4 में क्या होगा, M4 में M3 होगा, यानी M3 में कौन कौन आ जा रहा है, M1 बैंकों के पास शुद्ध सावधि जमाए प्लस डाकघर की जो बचत है यानी राष्ट्रीय बचत, नेशनल सेविंग पत्र को छोड़ करके, यानी नेशनल सेविंग यानी राष्ट्रीय बचत पत्रों को छोड़ करके जितने भी होंगे वो सब M4 में आ जाएंगे। तो इतना आपको याद रखना होगा M1, M3, M4 के बारे में। और VBI है, ये कंपटीशन लाइन में बार बार पूछे गए हैं प्रश्न। M1 किसे कहते हैं, M2 किसे कहा जाता है, या भारत में मुद्रा पूर्ति के माप कौन है, तो याद रखिएगा M1, M2, M3, M4 जो है वो मुद्रा पूर्ति के। अब यहाँ पे कुछ और महत्वपूर्ण बातों पे जान लेते हैं इसके बारे में।
M1 के बारे में बताया गया कि इसकी तरलता बहुत अधिक होती है और इसका विस्तृत बहुत, यानी ये इसका विस्तृत बहुत इसका कम होता है, लेकिन इसकी तरलता जो अधिक होती है, इसीलिए इसे संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है। एग्जाम में पूछा गया ऑब्जेक्टिव प्रश्न में कि निम्नलिखित में से कौन संकीर्ण मुद्रा है, M1, M2, M3 या M4? तो सही जवाब हो जाएगा M1 जो है वो संकीर्ण मुद्रा है। उसी तरह से M4 जो है इसकी तरलता बहुत कम होती है और यह विस्तृत बहुत अधिक होती है। याद रखिए, आपसे पूछ सकता है कि किसकी तरलता सबसे कम होती है या सबसे कौन सी मुद्रा जो है वो सबसे ज्यादा विस्तृत है, तो वो हो जाएगा M4 हो जाएगा आपका। M3 में क्या बताया गया है, इसको व्यापक मुद्रा या सुलभ मुद्रा कहा जाता है। याद रखिएगा M3 को हम लोग व्यापक मुद्रा कहते हैं या सुलभ मुद्रा कहते हैं। यह भी पूछा गया है कि व्यापक मुद्रा किसे कहा जाता है, M3 को कहा जाता है, कहीं कहीं M4 भी लिख देता है। याद रखिएगा, तो M3 को हम लोग व्यापक या सुलभ मुद्रा कहा जाता है। इसका संबंध बैंकों में कुल जमा राशियों से है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है व्यापारिक बैंक किसे कहते हैं, तो व्यापारिक बैंक वह संस्था है जो मुद्रा तथा साख यानी क्रेडिट में व्यापार करती है। व्यापारिक बैंक किसे कहा जाता है, वो व्यापारिक बैंक एक तरह का संस्था है जो मुद्रा तथा क्रेडिट में व्यापार करती है। व्यापारिक बैंक ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से जनता से जमाएं स्वीकार करती है, यानी ऋण प्रदान कहे कि तुम हमारे पास अपना पैसा जमा करो, इसके वजह में हम तुम्हें क्या देंगे, ऋण देंगे। तो ये व्यापारिक बैंक होता है जो जनता से पैसे उधार लेती है और अपना व्यापार बढ़ाती है और उसके एवज में जनता को वो क्या देती है, तो ऋण देती है उसके पैसे के एवज में। व्यापारिक बैंक के क्या क्या काम है, याद रखिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। जमाएं स्वीकार करना, ऋण देना, साख निर्माण यानी क्रेडिट निर्माण करना, एजेंट के रूप में काम करता भी है ये व्यापारिक बैंक, सामाजिक कार्य और अन्य कार्य भी ये करते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद आता है केंद्रीय बैंक। याद रखिएगा केंद्रीय बैंक, RBI हमारा एकमात्र क्या है, केंद्रीय बैंक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैसा बैंक है, केंद्रीय बैंक है। तो केंद्रीय बैंक है सर्वोच्च मौद्रिक संस्था है जो देश की संपूर्ण मौद्रिक और बैंकिंग व्यवस्था को नियंत्रण करता है। RBI के जितने भी भारत में बैंक है, चाहे वो सरकारी हो, चाहे अर्ध सरकारी हो, चाहे प्राइवेट हो, सभी RBI के अंतर्गत ही काम करेंगे, उसके दिशा निर्देश से ही काम करेंगे। याद रखिएगा केंद्रीय बैंक देश की मौद्रिक नीति का निर्माता और संचालक होता है। RBI के गवर्नर होते हैं। कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, भारत सरकार में वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन हैं। केंद्रीय बैंक के कार्य के नोट, अब यहाँ पे उसके क्या क्या है, केंद्रीय बैंक के काम क्या होंगे, जाहिर सी बात तो उसके काम के बारे में भी जानना होगा। तो नोट का निर्गम करना, जाहिर सी बात है नोट जारी करना, सरकार का बैंकर का रूप में काम करता है, एजेंट एवं वित्तीय परामर्श देने का काम करता है, बैंकों का बैंक कहलाता है। RBI को हम लोग बैंकों का बैंक कहते हैं। बार बार ये पूछा गया है कि बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, RBI को या केंद्रीय बैंक को कहा जाता है। अंतिम ऋण दाता होता है, लास्ट में ऋण हम लोग अगर कहीं से ऋण नहीं मिलेगा तो लास्ट जो अंतिम ऋण दाता जो बच जाएगा वो RBI बच जाता है। विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षक यानी विदेशी चीज़ों का जो एक्सचेंज होता है उसका ये संरक्षक भी होता है। क्रेडिट जो भी होते हैं उसका ये नियंत्रक होता है। और इसके अलावा और भी अन्य काम है किसके, केंद्रीय बैंक या RBI के काम होते हैं। बैंक दर VBI है, याद रखिएगा। बैंक रेट किसे कहते हैं, रेपो रेट किसे कहते हैं, बार बार ये सब चीज़ आपको देखने को मिलेगा इकोनॉमिक्स में, सबसे VBI टॉपिक है ये सब। यह दर वह दर है जिसपे केंद्रीय बैंक, याद रखिएगा यानी केंद्रीय बैंक यानी RBI या रिजर्व बैंक किसको ऋण देगा, वाणिज्य यानी कमर्शियल बैंक को ऋण देता है, उसी को हम लोग बैंक रेट करते हैं। यानी RBI अपने नीचे वाले बैंकों को जब ऋण देगा उसे हम लोग बैंक रेट कहते हैं। नेक्स्ट है रेपो रेट किसे कहा जाता है, तो रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर से, याद रखिए ऊपर में ऋण देगा, ऋण दे दिया तो बैंक दर, लेकिन जिस रेट से वो दर देगा किसको, अल्पकालिक आवश्यकता की पूर्ति हेतु वाणिज्य बैंक को ही, ऊपर में वही चीज है। याद रखिएगा कहीं कहीं एग्जाम में पूछा गया है कि रेपो दर को और किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम लोग बैंक रेट भी बोल सकते हैं। उस ब्याज दर को रेपो रेट भी कहते हैं। याद रखिएगा बैंक रेट को हम लोग रेपो रेट भी कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में इसे हम बैंक दर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है रिवर्स, उसी का उल्टा कर दिए। अभी किसने बैंक लोन दिया, तो RBI ने कमर्शियल बैंक को लोन दिया, रिवर्स उल्टा कर दीजिए। अब कमर्शियल बैंक क्या करेगा, अपना पैसा किसको दे देगा, RBI को देगा। याद रखिए जब बैंक के पास जो अतिरिक्त नकदी है, यानी बैंक का जो
जितना इनकम है उससे ज़्यादा उसके पास जब पैसे आ जाएंगे तो वो किसके पास अपना पैसा जमा कर देगा? रिजर्व बैंक के पास जमा कर देगा। इस जमा राशि पर रिजर्व बैंक उसे क्या देगी? ऋण देगी, कर्ज देगी। बैंक जो ब्याज देगा, लाभ देगा, उस दर को रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, यानी रिवर्स रेपो दर कहते हैं। महंगाई को घटाने के लिए रिजर्व बैंक रिवर्स रेपो रेट दर को बढ़ा देता है। याद रखिएगा, जब महंगाई बढ़ जाएगी तो इसको घटाने के लिए क्या करेगा? आरबीआई क्या करेगा कि रिवर्स रेपो रेट को क्या कर देगा? घटा देगा। रिवर्स रेपो रेट को रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देगा। अब इससे कैसे समझ में सर रिवर्स रेपो रेट कैसे बढ़ा देगा तो महंगाई कम हो जाएगी? तो महंगाई जब कम हो जाएगी तो जितने भी रिजर्व बैंक के, जितने भी कमर्शियल बैंक के पास पैसे हैं, वो सारा पैसा कमर्शियल बैंक कहेगा कि रेट इंटरेस्ट क्या हो गया? बढ़ गया है, तो हम सारे पैसा अपना कहाँ दे देंगे? आरबीआई में दे देंगे। तो जितना भी मार्केट का पैसा है वो सब किसके पास पहुंच जाएगा? आरबीआई के पास पहुंच जाएगा। और मार्केट में पैसे की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। इस स्थिति में महंगाई क्या होगी? कम होती है। याद रखिएगा, अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, अगर मार्केट में जितना ज़्यादा पैसा आएगा उतना महंगाई क्या होगी? बढ़ जाएगी। आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले महंगाई कम क्यों थी? क्योंकि मार्केट में पैसा उतना नहीं था। आज मार्केट में पैसा ज़्यादा आ गया है, इसीलिए महंगाई क्या होती है? दिन पर दिन बढ़ रही है और मुद्रा का वैल्यू दिन पर दिन घट रहा है। तो यही बताया गया कि आरबीआई जब अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगी, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देगी, तो सारा कमर्शियल बैंक अपना पैसा ज़्यादा लाभ कमाने के अपना सारा पैसा आरबीआई को दे देंगे, तो मार्केट से पैसा की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। इस स्थिति में क्या होगा कि महंगाई कम हो जाएगी। ध्यान से समझिएगा। और बैंक के पास सारा पैसा चला जाएगा, जिसके कारण महंगाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगा। इसी को रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। और ये काफी इंपॉर्टेंट, पूछा भी जाता है यह प्रश्न कि महंगाई को कम करने के लिए किस रेट का इस्तेमाल करते हैं? बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट या इंटरेस्ट रेट? तो याद रखिएगा, महंगाई को कम करने के लिए किसको बढ़ाना होगा? रिवर्स रेपो रेट को आरबीआई बढ़ा देता है। नेक्स्ट है ब्याज दर किसे कहते हैं? तो यह वह दर है जिस पर देश के व्यापारिक बैंक एवं अन्य बैंक वित्तीय संस्था अपने ग्राहकों को ऋण देती है। बैंक रेट, ब्याज रेट को हम लोग बैंक रेट भी बोल सकते, बैंक ब्याज दर वह है जिसपे क्या होगा कि जितने भी कमर्शियल बैंक है या व्यापारिक बैंक है वो अपने लोगों को क्या देगी? ग्राहकों को जिस पे ऋण देती है उसे हम लोग ब्याज दर कहते हैं। नगद कोष अनुपात यानी CRR क्या होता है? नगद कोष अनुपात CRR, एग्जाम में CRR ही दे देता है कि CRR बताइए क्या होता है? तो याद रखिएगा, कुछ जमाओं का वह प्रतिशत भाग जो व्यापारिक बैंक को रिजर्व बैंक के पास नगद के रूप में रखना पड़ता है। याद रखिएगा, जितने भी कमर्शियल बैंक है, जितने भी नीचे के बैंक है, वो अपने कुछ पूंजी को आरबीआई को सेविंग के तौर पे या सिक्योरिटी मनी के तौर पे जो जमा रखता है उसी को CRR कहा जाता है। मान लीजिए कि उस बैंक की स्थिति गड़बड़ाई तो आरबीआई कहेगा कि आपका पैसा हमारे पास जमा है, आप अपने बैंक की स्थिति सुधारने के लिए वो पैसा को आप ले सकते हैं। यानी एक सिक्योरिटी मनी के तौर पे जितने भी कमर्शियल बैंक है, रिजर्व बैंक के पास कुछ नगद जो है वो किस रूप में रखता है? सेविंग के रूप में रखता है, नगद कोष के रूप में रखता है। उसी को हम लोग नगद कोष अनुपात कहते हैं। वैधानिक तरलता क्या होता है? SLR क्या होता है? तो बैंक जो सोना और सरकारी बॉन्ड के रूप में जो धन आता है, यानी लिक्विडिटी बोल सकते हैं। SLR मतलब लिक्विडिटी रेट, यानी कहने का मतलब हो गया कि जो हम पैसा सोने के रूप में या बॉन्ड के रूप में, जैसे अभी जमीन के कागज बैंक को सौंप दिए या अपने पास जितने भी सोना है वो बैंक के पास अगर हम जमा रख दें, उसी को हम लोग बोलते हैं SLR, यानी वैधानिक तरलता अनुपात उसे हम लोग कहते हैं। इसके बाद क्या होता है? साख नियंत्रण क्या होता है? जितने भी टॉपिक है काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बार बार यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। केंद्रीय बैंक द्वारा व्यापारी बैंक को ऋण देने की शक्ति को नियंत्रित करता है साख नियंत्रण। साख नियंत्रण यही कहता है कि केंद्रीय जो बैंक है यानी आरबीआई जो है व्यापारिक बैंक को उतना ही ऋण देगा और कि वो उसे लौटा सके, इसी को नियंत्रित करने को हम लोग साख नियंत्रण कहते हैं। नेक्स्ट है साख नियंत्रण के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं? तो कीमत स्थिरता स्थापित करना। अब आरबीआई क्या करेगा कि बैंक जो देगा उसका एक कीमत निर्धारित करेगा। विदेशी विनिमय दर में स्थिरता लाना, यानी जो एक्सचेंजिंग का जो रेट होता है, जैसे हम लोग कहते हैं कि $1 का कीमत भारत में कितना है, एक फिक्स है, तो उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? साख नियंत्रण। आर्थिक नियोजन का सफल बनाना और उत्पादन व रोजगार में वृद्धि के उपाय करना ही साख नियंत्रण के प्रमुख उद्देश्य हैं।
साख नियंत्रण के मात्रात्मक उपाय यहाँ पे बताना है। मात्रात्मक उपाय क्या होगा? तो बैंक दर, ये सब जितने भी हैं यहाँ पे मात्रात्मक उपाय हैं। बैंक दर, नगद कोष अनुपात, खुले बाजार की क्रियाएं, वैधानिक तरलता अनुपात, ये सभी जो हैं वो साख नियंत्रण के मात्रात्मक उपाय हैं। अब आते हैं भारतीय रिजर्व बैंक। हम लोग इतना पढ़े लेकिन आरबीआई के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये एक तरह का केंद्रीय बैंक है। ऊपर में बताया गया है कि जो हमारा केंद्रीय बैंक कौन है? आरबीआई ही एक है जो केंद्रीय बैंक है। इसकी जो स्थापना हुई थी, अधिनियम अगर आपसे पूछेगा तो 1934 और ईयर पूछेगा तो 1 अप्रैल 1935। याद रखिएगा, ईयर पूछेगा तो 1 अप्रैल 1935 को इसका स्थापना हुआ, अधिनियम पूछेगा तो 1934 आंसर लगाएगा। तो अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 का आरबीआई का गठन हुआ। उसमें शुरुआत में 5 करोड़ रुपए की अधिक पूंजी के साथ इसकी शुरुआत, यानी शुरुआत में इसकी जो की गई थी वो 5 करोड़ रुपए के साथ की गई थी। नेक्स्ट है नगद कोष अनुपात और वैधानिक तरलता में अंतर क्या है? तो ऊपर में हमने दोनों के बारे में पढ़ा है। कहा गया कि सीआर क्या बताता है? सीआरआर का धन बैंकों को केंद्रीय बैंक के पास रखना पड़ता है। जो बैंक है, जो जितने भी कमर्शियल बैंक है, वो अपने जमा पूंजी किसको देंगे? आरबीआई को देंगे। जबकि सांविधिकी या वैधानिक तरलता का अनुपात यानी एसएलआर जो है वो अनुपात राशि व्यापारिक बैंक स्वयं अपने पास रखता है। यानी जो लोगों के जो धन है वो जो कमर्शियल बैंक है वो अपने पास ही नगद के रूप में रखेगा या अंतरल के रूप में रखेगा, परिसंपत्तियों के रूप में, यानी सोना चांदी या जमीन के जो पेपर है या बॉन्ड है उस रूप में बैंक अपने पास ही रखेगा। उसी को हम लोग एसएलआर कहते हैं। यही अंतर है दोनों में। मुद्रास्फीति क्या होती है? महंगाई क्या होती है? सबसे बड़ा मुद्दा है आज भारत का महंगाई। महंगाई होती क्या है? तो किसी भी अर्थव्यवस्था में समय के अनुसार विभिन्न माल और सेवाओं की कीमतों में होने वाली बढ़ोतरी। यानी आज सब्जियों की कीमत बढ़ चुकी है, पेट्रोल का कीमत बढ़ चुका है, डीजल का कीमत बढ़ चुका है, इसी को हम लोग महंगाई कहते हैं। जब सामान्य मूल्य की कीमतें, जब सामान्य मूल्य या सामान्य वस्तु की जब मूल्य की कीमतें जब बढ़ जाती है तब मुद्रा हर इकाई पे क्रय शक्ति में कमी आ जाती है। मुद्रा का वैल्यू तब और क्या हो जाता है? घटने लगता है। इसी को हम लोग महंगाई कहते हैं। इसका नियंत्रण क्या है? तो नियंत्रण करने के लिए ऊपर हमने पढ़ा था कि रिवर्स रेपो रेट रिजर्व बैंक क्या करेगा? बढ़ा देगा, तो महंगाई पे लगाम लग सकती है। केंद्रीय बैंक बैंक दर को बढ़ा सकता है, जिसमें फलस्वरूप व्यापारिक बैंक भी ब्याज दर को बढ़ा देंगे। उसके बाद व्यापारिक बैंक भी ब्याज दर को बढ़ा देगा। जब रिजर्व बैंक अपना दर बढ़ाएगा तो व्यापारिक बैंक भी अपना दर बढ़ा देगा। इससे क्या हो जाएगा कि व्यापारिक वर्ग बैंकों से ऋण लेना कम, जो जितने भी लोग हैं वो क्या करेंगे? बैंक से ऋण लेना कम कर देंगे। अब बैंक का रेट बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट बढ़ा देंगे। मान लीजिए कि अभी हम इंटरेस्ट लेते हैं 5%, अगर बैंक रेट बढ़ा देगा 10%, तो हम बैंक के पास जाएंगे लोन लेने के लिए कि हमें व्यापार करना, हमें लोन दो? जी नहीं, क्योंकि रेट क्या हो चुका है? बढ़ चुका है। इस स्थिति में लोग कम पैसे लेंगे, जिससे महंगाई कंट्रोल की जा सकती है। इससे अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति पर नियंत्रण लाया जा सकता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मौद्रिक नीति जान लेते हैं क्या होते हैं। यह एक केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित की जाती है मौद्रिक नीति। और मौद्रिक नीति का जो उद्देश्य होता है चलन साख मुद्रा स्थापन के प्रभाव को नियमित करना मौद्रिक नीति का वर्क होता है, ताकि ऐसी परिसंपत्तियों की कुल मांग को प्रभावित किया जा सके। तो ये मौद्रिक नीति होती है। इसके अलावा हम लोग जान लेते हैं बैंकिंग व्यवस्था में सुधार। बहुत सारा सुधार किया गया था जब भारत में जब 1949 में 1969 में जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो क्या किया था? बहुत सारा उसके बाद सुधार लाए गए थे। यहाँ पे दिखा 1969 में बैंकों के पहले चरण में राष्ट्रीयकरण किया गया था। पूछा जाता है कि कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में? तो याद रखिएगा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसके अलावा क्या किया गया कि बहुत सारा समितियां बनी जो इसको सुधार में काम की, जैसे गोईपोरिया समिति, नरसिम्हन समिति द्वितीय, वर्मा समिति। तो ये सब के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। हाँ, ये डेट आपसे एग्जाम में यहाँ पे पूछता क्या है? तो गोईपोरिया समिति कब लागू किया गया? 1990 में। नरसिम्हन समिति 1991 में, जब आर्थिक मंदी भारत में बढ़ गई थी। नरसिम्हन समिति द्वितीय 1998 में और वर्मा समिति 1999 में। ये सब चर्चा हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग करेंगे। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।